हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एंगुलर डेवलपमेंट के सेटअप को देखा था और हमने Node.js, npm, एंगुलर CLI को इंस्टॉल किया था। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एंगुलर का जो एप्लीकेशन, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो एंगुलर CLI बनाता है, उसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस फाइल का क्या मतलब होता है, किस फोल्डर का क्या मतलब होता है, एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे होता है, एंट्री पॉइंट क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखो तो हमने यहाँ पर अपने कमांड लाइन इंटरफेस एंगुलर CLI के थ्रू हमने अपने एप्लीकेशन को बनाया था और इसे चलाने के लिए हमने ng सर्व यूज किया था। ng सर्व करते ही हमारा एप्लीकेशन ऐसे यहाँ पर रन हो जाता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये वेलकम का मैसेज और एंगुलर 1 ऐप इज़ रनिंग, कुछ ऐसा मैसेज आ जाता है। तो चलिए एक एक करके हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक एप्लीकेशन app1 के नाम का फ़ोल्डर बन जाता है। इसके अंदर रूट लेवल पे अगर आप देखो तो कुछ फ़ोल्डर्स होते हैं, जैसे हमारा एंगुलर, VS कोड, नोड मॉड्यूल्स, सोर्स, और ये कुछ फ्लैट फाइल्स होती है, ब्राउज़र, लिस्ट, एडिटर कॉन्फ़िगरेशन, गिट इग्नोर, एंगुलर जेसॉन, कर्मा कॉन्फ़िग, पैकेज लॉक, पैकेज जेसन, रीडमी, TS टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िग सेटिंग्स। सो बेसिकली यहाँ आप दो तरह के फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं, कुछ फोल्डर्स है और कुछ फाइल्स है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एंगुलर वाले, इस .एंगुलर वाले फोल्डर की तरफ। सो बेसिकली इस एंगुलर फोल्डर के अंदर वेब पैक और बेबल की सेटिंग्स होती है। वेब पैक बेसिकली क्या होता है, आपका एक जितने भी हम अपने एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर जितना भी हम कोड करते हैं, उन सारे कोड को वो बंडल करता है और उसकी एक मिनिफाइड वर्जन वो बना देता है। बेबल क्या होता है, बेबल बेसिकली आपका एक ट्रांसलेटर होता है जो आपके जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो जावास्क्रिप्ट के लेटेस्ट स्टैंडर्ड को कि जो कोड आप करते हो एंगुलर के अंदर, उसे ट्रांसपाइल करके रखता है ताकि जो पुराने ब्राउज़र्स है जो नए जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ भी आपका कोड चल सके। सो बेसिकली ये सेटिंग्स आपकी इस फोल्डर के अंदर होती है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ, पहले एक गिट इग्नोर नाम का फाइल होता है और इस गिट इग्नोर फाइल के अंदर ये हमारा जो भी अभी जो मैंने आपको बताया एंगुलर कैश, ये फोल्डर यहाँ पर उसका पाथ दिया होता है। गिट इग्नोर बेसिकली क्या होता है, जो भी आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करते हो, गिट यूज करते हो अपने एप्लीकेशन के लिए, तो जब आप अपने एप्लीकेशन को कभी भी कमिट करते हो सर्वर पे, तो कुछ फाइल्स की ज़रूरत सर्वर पे नहीं होती, तो उस फाइल की लिस्ट को हम गिट इग्नोर में रख सकते हैं। तो गिट इग्नोर में ये सारे फाइल्स हैं, जैसे कि हमारा एंगुलर की ये सेटिंग्स थी, उसी तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड जो हम एडिटर यूज कर रहे हैं, इसकी भी कुछ सेटिंग्स होती है। तो ये सारी सेटिंग्स को हम यहाँ पर VS कोड के सेटिंग्स को इग्नोर करते हैं। तो अगर आप देखो तो ये गिट इग्नोर के अंदर ये सारे पाथ्स यहाँ दिए हुए हैं। तो उसी तरीके से VS कोड फोल्डर के अंदर हमारी विजुअल स्टूडियो कोड की सेटिंग्स होती है। ओके, और ये सारी की सारी सेटिंग्स फाइल्स अगर आप देखो तो जेसॉन के अंदर होता है और इसके अंदर आपका की वैल्यू पेयर होता है, जैसे कि VS कोड का ये वर्जन 0.2.0 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस में नेम, आपका टाइप क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, तो इस तरह की ये सेटिंग्स होती है रिलेटेड टू VS कोड। तो ये दोनों हमारे सेटिंग फाइल्स हो गए। तीसरा हमारा होता है नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। ये अगर आप देखो, जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम लगता है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब हम एक एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो एंगुलर CLI हमारे एप्लीकेशन को चलाने से के रिलेटेड जितने भी पैकेजेज होते हैं उनको इंस्टॉल करता है। तो जितने भी पैकेजेज एंगुलर
एप्लीकेशन को चलाने के लिए यूज होते हैं, उनको इंस्टॉल किया जाता है, वो सारे के सारे पैकेजेज यहाँ नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर बन जाते हैं। तो यहाँ आप देखो बहुत सारे आपके यहाँ फोल्डर्स बने हुए हैं। तो ये सारे डिपेंडेंसी पैकेजेज होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, जिसके बिना हमारा एप्लीकेशन नहीं चल सकता है। और इसको अगर आप ध्यान दो तो जब आप गिट इग्नोर के अंदर फिर से हम जाते हैं तो गिट इग्नोर में आपको ये जो फोल्डर है नोड मॉड्यूल, ये भी आपको यहाँ पे दिया होता है। इट मीन्स कि जब आपको अपने कोड को शेयर करना होता है दूसरे प्रोग्रामर्स डेवलपर्स के पास, तो बेसिकली आप इस नोड मॉड्यूल वाले फ़ोल्डर को नहीं लेके जाते, ठीक है। बाकी मैं बाद में बताऊंगा कि हम पैकेज यूज करते हैं, पैकेज के अंदर npm इंस्टॉल करते ही आपके एप्लीकेशन में जितने भी पैकेजेज यूज होते हैं वो दूसरे मशीन पे भी इंस्टॉल हो जाता है npm के थ्रू। ओके, तो ये हमारा नोड मॉड्यूल है। और इसके बाद ये सोर्स नाम का फ़ोल्डर है, ये हम सबसे लास्ट में देखते हैं। सोर्स फोल्डर बेसिकली क्या होता है, जितने भी हम कोडिंग करते हैं वो सारी की सारी कोडिंग, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अंदर वेब पेजेस बनाएंगे, उसके अंदर कंपोनेंट्स बनाएंगे, उसके अंदर CSS लिखेंगे, सारी चीज़ें जितना काम हम एज ए डेवलपर करते हैं वो सारा SRC सोर्स फोल्डर के अंदर होता है। इसके बाद ये हमारी एक फ़ाइल फ्लैट फाइल आती है रूट लेवल पे, ब्राउज़र लिस्ट RC। सो इसमें बेसिकली CSS और जावास्क्रिप्ट का आउटपुट की इंफॉर्मेशन होती है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि जो भी हम आउटपुट, ये हमारा जो कंपाइल होकर जो आउटपुट आ रहा है वो इन ब्राउज़र्स पे सपोर्ट होगा। मतलब ये जो आप कर रहे हो, एप्लीकेशन बना रहे हो, वो क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी, iOS और फायरफॉक्स पे सपोर्ट करेगा। अगर कुछ फाइल्स आपको ब्राउज़र लिस्ट की ऐसी फाइल्स मिल जाएंगी जहाँ पर आपको नो IE सपोर्ट लिखा हुआ रहेगा, तो जहाँ पर नो IE सपोर्ट रहेगा दैट मीन्स कि ये IE को सपोर्ट नहीं करता है। सो बेसिकली ये आपकी ब्राउज़र से रिलेटेड सेटिंग्स होती है। नेक्स्ट हमारा है एडिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो एक हम एडिटर यूज कर रहे हैं ये बेसिकली हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। हो सकता है कि दूसरे जो डेवलपर्स हैं आपकी टीम में वो दूसरा कोड एडिटर यूज कर रहे हो, तो जो सेटिंग्स आप अपने एडिटर में करके रखते हो सेम सेटिंग दूसरे डेवलपर के पास जाए, वेदर उसका एडिटर डिफरेंट भी हो तो वो एडिटर आपका सेम ये वाली सेटिंग्स अप्लाई कर लेगा। तो इसके लिए ये एडिटर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये फ़ाइल होती है। जैसे यहाँ पे रूट लेवल ट्रू है, यहाँ कैरसेट आपका UTF-8 है, इंडेंट स्टाइल स्पेस है, इंडेंट 2 स्पेसेस का है, तो और कोटेशन किस टाइप का हम यूज करेंगे, सिंगल यूज करेंगे। तो इस तरह की ये सेटिंग्स आपकी एडिटर से रिलेटेड सेटिंग्स एडिटर कॉन्फ़िग में होती है। गिट इग्नोर मैंने अभी बताया कि जो हमारा गिट होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है हमारा जो हम यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कुछ फाइल्स जब हम कमिट करें अपने कोड को तो सर्वर पे ना जाए, तो उसकी लिस्ट हम यहाँ पर गिट इग्नोर में डालते हैं। नेक्स्ट हमारा है angular.json। angular.json बेसिकली पहले के जो वर्जन्स थे 4, 5, उस वक्त उसे कहते थे हम एंगुलर CLI JSON। इसमें बेसिकली आपके प्रोजेक्ट, एंगुलर के प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स होती हैं। जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम ऐप है, प्रोजेक्ट की बिल्ड जब आप करते हो तो वो बिल्ड कहाँ पे होता है, उसका आउटपुट पाथ है डिस्ट के अंदर app1। इंडेक्स फाइल कौन सी होगी आपके प्रोजेक्ट की, सोर्स फोल्डर के अंदर index.html। इसकी मेन एंट्री कहाँ से होगी, सोर्स के अंदर main.ts। इसके अंदर पॉलीफिल्स कौन सा फाइल, पॉलीफिल्स के लिए कौन सी फाइल यूज कर रहे हैं, सोर्स के अंदर पॉलीफिल्स। तो इस तरह से आप देखो तो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो सारी सेटिंग्स होती है वो angular.json के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारा फाइल है कर्मा.कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो कर्मा बेसिकली आपका एक टेस्ट रनर होता है जो आपके एंगुलर के एप्लीकेशन को टेस्ट करता है ब्राउज़र्स पे। सो बेसिकली ये क्या करता है, आपके सारे जावास्क्रिप्ट के कोड को जो आपने लिखा है वो आपके कर्मा एक सर्वर स्टार्ट करता है, उस सर्वर पे उस कोड को टेस्ट करता है। तो कर्मा बेसिकली टेस्ट रनर है जो टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। और कर्मा बेसिकली एक फ्रेमवर्क यूज करता है जिस फ्रेमवर्क का नाम क्या है, जैस्मीन। तो यहाँ पर इसकी सारी सेटिंग्स होती है। और ये कर्मा फाइल बेसिकली एक टेस्ट फाइल यूज करता है जो सोर्स फोल्डर के अंदर होता है, ये वाला
test.ts। यहाँ आप देखो दिस फाइल इज रिक्वायर्ड बाई karma.config.js। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कर्मा। उसका package.log एंड package.json, ये दो फाइल्स होती हैं जिन दोनों के नाम पैकेज होते हैं। एक में लॉक लगा होता है और दूसरे में लॉक लगा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम package.json देखते हैं। package.json बेसिकली आपके एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर जितने भी पैकेजेज आप यूज कर रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट, जब आपने एप्लीकेशन बनाया या बाद में जैसे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ी और आपने एक सपोज बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लिया, या आपने कोई टाइप हेड के लिए nginx बूटस्ट्रैप यूज किया या कोई दूसरा कंट्रोल मल्टी सेलेक्ट कंट्रोल यूज किया या कुछ भी किया, तो जब आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या पैकेज इंस्टॉल करते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो जाती है package.json के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये वर्जन्स बता रहा है कि जो आपने पैकेज इंस्टॉल किया है उसका वर्जन क्या है। ओके, अब इसी के साथ साथ अगर आप देखते हो पैकेज लॉक, तो जब भी आप एक पैकेज इंस्टॉल करते हो अपने एंगुलर एप्लीकेशन में तो package.log package-log फाइल बन जाती है, क्रिएट हो जाती है। और यहाँ अगर आप देखो तो इसमें पैकेजेस के अंदर ये जो हमारा package.json की जो इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें हम एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन का वर्जन, और ये एप्लीकेशन जब हम ng करते हैं तो ये क्या होगा, ng स्टार्ट करेंगे तो ये एक्चुअली ये npm स्टार्ट करेंगे तो ये ng सर्व करेगा। तो ng सर्व करो या npm स्टार्ट करो, बोथ आर सेम। तो ये वहाँ पर ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो package.json है ये npm जो मैंने बताया था वो यूज करता है। यहाँ पर दो तरह की आपको कीज मिलेंगी, एक डिपेंडेंसी है और एक डेव डिपेंडेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसीज का मतलब क्या है कि इस प्रोजेक्ट को रन होने के लिए सर्वर पे इन सारी चीज़ों की डिपेंडेंसी है। एनिमेशन की ज़रूरत है, एंगुलर कॉमन की ज़रूरत है, कंपाइलर मॉड्यूल की ज़रूरत है, कोर मॉड्यूल की ज़रूरत है, फॉर्म्स मॉड्यूल की ज़रूरत है। लेकिन जो डेव डिपेंडेंसी है वो सिर्फ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल CLI आप डेवलपमेंट करने के लिए यूज करते हो, ना कि प्रोडक्शन पे यूज करते हो। तो ये हमारा डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखो तो package.log में भी आपकी मिल जाती है। ये देखिए पैकेज के अंदर आपका डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी आ गई। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है जो नोड मॉड्यूल के अंदर जितने भी आपने डिपेंडेंसीज या पैकेजेस इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है, तो उसकी क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है कि इसका वर्जन क्या है, ये रिजॉल्व स्टेट में क्या है, इंटीग्रिटी क्या है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है लॉक और package.json के अंदर। पैकेज लॉक क्या करता है कि जो भी पैकेज आपने इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम पे उसकी एग्जैक्ट वर्जन को वो यहाँ पर स्टोर करके रखता है, ताकि जब आप इस कोड को दूसरे डेवलपर के साथ शेयर करते हो तो उसकी मशीन पे जब आप npm इंस्टॉल करते हो तो npm इंस्टॉल इस पैकेज लॉक के अंदर जो भी एग्जैक्ट वर्जन होता है उस वर्जन को ही दूसरे डेवलपर के मशीन पे इंस्टॉल करता है। तो यहाँ पे वो एग्जैक्टली स्पेसिफिक वर्जन के साथ यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट हमारी फाइल है readme.md। यहाँ पर हम अगेन हमारे एंगुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि ये प्रोजेक्ट किस CLI वर्जन में बनाया गया है, इसको हम सर्व कैसे करते हैं ng सर्व के थ्रू, इसको बिल्ड कैसे करते हैं ng बिल्ड के थ्रू, टेस्ट कैसे करते हैं ng टेस्ट के थ्रू, एंड टू एंड टेस्ट कैसे करते हैं ng E2E। सो बेसिकली ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया है। अब हम चलते हैं सोर्स फोल्डर के अंदर जिसमें हमने कोडिंग करनी है। अब सोर्स फोल्डर के अंदर अगर आप देखो तो सबसे पहला फोल्डर आता है ऐप के अंदर बेसिकली क्या है कि ये हमारा मेन जो हमारा एप्लीकेशन है उसकी जो मेन फाइल है वो फाइल्स यहाँ पर होती है, और जितने भी कंपोनेंट्स आप बनाते हो इसी ऐप फोल्डर के अंदर वो बनते जाते हैं। तो यहाँ अगर आप देखो एक CSS फाइल है। अच्छा, जो फाइल्स होती है उसकी एक्सटेंशन अगर आप देखो app.component ये ऐसे लिखा हुआ है। तो ये कंपोनेंट क्या बता रहा है कि ये एक कंपोनेंट है। आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्टिव पाइप्स वगैरह क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं। बट अभी आप ये समझ लो कि एक एंगुलर एप्लीकेशन को बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स की ज़रूरत होती है, उन पार्ट्स को हम कंपोनेंट्स कह सकते हैं। तो ये 4 फाइल्स आपको जो दिख रहे हैं ये चारों एक ही कंपोनेंट के पार्ट है जिसका नाम है ऐप। तो ये ऐप HTML में अगर आप जाओ तो ये देखो ये हमारा काफ़ी बड़ा एक HTML लिखा हुआ है।
और यही HTML आपका ब्राउज़र पे रेंडर भी हो रहा है। अगर आप देखो तो ये HTML जो आपके app.component.html में है तो वो रेंडर हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है ये भी हम देख लेते हैं। इसकी एक CSS फाइल होती है, इसमें CSS में हमने कुछ नहीं लिखा है, HTML के अंदर ही सारा CSS और ये CSS लिखा हुआ है। इसके अंदर एक स्पेक फाइल होती है। स्पेक फाइल्स आपको कहीं भी दिखे, स्पेक फाइल का मतलब होता है टेस्ट फाइल। तो अगर आपको इस पार्टिकुलर कंपोनेंट को टेस्ट करना है तो उस फाइल को हम स्पेक फाइल कहते हैं। तो उसके सारे टेस्ट केसेस इस स्पेक फाइल के अंदर लिखते हैं। ये हमारा टाइपस्क्रिप्ट फाइल होती है इस ऐप कंपोनेंट की, और यहाँ पे ये बेसिक एक आपका जावास्क्रिप्ट फाइल ही है, नॉट जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो एक डेकोरेटर होता है कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट जो है एक डेकोरेटर है, ये एक बेसिकली एक फंक्शन होता है, और इस फंक्शन के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो और इस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर्स है, तो इसे मेटा डेटा कहते हैं। और इसके अंदर बेसिकली हम बताते हैं कि ये ऐप कंपोनेंट का जो सिलेक्टर है, मतलब इस ऐप कंपोनेंट को अगर हम कहीं यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक HTML टैग यूज करेंगे। उस HTML टैग का नाम क्या है, ऐप रूट। तो अगर आप देखो यहाँ पे index.html जो नीचे बताया था मैंने, यहाँ पे ऐप रूट नाम का एक टैग यूज किया हुआ है। तो ये ऐप रूट टैग जो है वो बेसिकली आपके यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है कि अब ये जहाँ पर भी ऐप रूट आप यूज करोगे तो उसका HTML कौन सा यूज होगा, ऐप कंपोनेंट, और उसका CSS कौन सा यूज होगा, ऐप कंपोनेंट.css। तो क्योंकि हमारा CSS है नहीं, तो ये वाला जो HTML है, जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो, ये आपका रेंडर हो जाता है इसके index.html में। यहाँ आप नोटिस करो तो इस index.html में सिर्फ बॉडी के अंदर ये टैग यूज किया हुआ है, ना तो हमने किसी क्लास फाइल को कॉल किया है, ना तो हमने किसी जावास्क्रिप्ट को कॉल किया है। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें जब हम सर्व करते हैं अपने एप्लीकेशन को, तो उस टाइम ये सारी चीज़ें इंजेक्ट हो जाती हैं हमारे एप्लीकेशन में, और जो हमारी फाइल बनती है उसके अंदर फिर बंडल्ड फॉर्म में CSS और जावास्क्रिप्ट ऐड हो जाते हैं। तो चलिए, तो ये हमारा HTML हो गया। इसको अगर मैं आपको टेस्ट करने के लिए दिखाऊँ तो इसको मैं डिलीट करके दिस इज टेस्ट वेब पेज, अब यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये वापस से कंपाइल हो जाता है, और कंपाइल होने के बाद अगर आप ब्राउज़र पे देखते हो तो आपको ये आपका कंटेंट दिख जाता है, दिस इज़ अ टेस्ट वेब पेज। तो ये हमारी सारी चीज़ें यहाँ से ये हट जाती है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर कि ये पेज जो भी हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, ये चेंज हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो अब ये हमें ये देखना है कि ये एग्जैक्टली कैसे कॉल होता है। तो उसको समझने के लिए हमारी नेक्स्ट फाइल होती है ऐप मॉड्यूल। तो ऐप मॉड्यूल फाइल क्या होता है, बेसिकली जो आपका एंगुलर एप्लीकेशन होता है वो रूट लेवल पे एक मॉड्यूल होता है। उस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और उसका रूट कंपोनेंट होता है ऐप कंपोनेंट। तो रूट मॉड्यूल होता है ऐप मॉड्यूल, और रूट कंपोनेंट होता है ऐप कंपोनेंट। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें देखनी ज़रूरी है। कभी भी आप एक वेब एप्लीकेशन को सर्वर पर रन करते हो तो उसमें जो सबसे पहली स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, जो पेज होता है, जो स्टार्ट होता है, वो होता है index.html। तो इस index.html के अंदर आप देखोगे ऐप रूट यहाँ पर कॉल किया गया है, और जो हमारी स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट होती है हमारे एप्लीकेशन की होती है main.ts। अगर आपने C++ पढ़ा होगा तो मेन नाम का एक फंक्शन होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो main.ts के अंदर हमने क्या किया है, ऐप मॉड्यूल को कॉल किया हुआ है। कॉल करने के लिए हम इंपोर्ट यूज करते हैं, और यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप किया है इस ऐप मॉड्यूल को। बूटस्ट्रैप का यहाँ मतलब क्या है कि स्टार्ट करना। ये बूटस्ट्रैप UI वाला बूटस्ट्रैप नहीं है, CSS वाला बूटस्ट्रैप नहीं है, ये है स्टार्ट करना। तो इस एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप मतलब स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला मॉड्यूल हमने यहाँ मेंशन किया main.ts के अंदर कि ऐप मॉड्यूल को स्टार्ट कर दो। तो अब ऐप मॉड्यूल के पास हम जाते हैं, और ऐप मॉड्यूल क्या कहता है, उसने इंपोर्ट किया ऐप कंपोनेंट, और उसने कहा कि बूटस्ट्रैप किसे करो, ऐप कंपोनेंट को। तो यहाँ पर आपका ऐप कंपोनेंट बूटस्ट्रैप हो गया। अब ऐप कंपोनेंट के अंदर जब हम जाते हैं तो ऐप कंपोनेंट बोलता है कि ये हमारा सिलेक्टर है, इसे अब जहाँ भी यूज किया हुआ है वो ऑन हो जाएगा, वो चल पड़ेगा, और उसमें ये वाला HTML चलेगा। तो ये HTML आपका ये चल पड़ता है ये आपके इस वेब पेज पे। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी।
तो ये आपका ऐप फोल्डर हो गया। दूसरा फोल्डर होता है एसेट्स। एसेट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम जितने भी इमेजेस और CSS लिखना चाहते हैं वो हम एसेट्स के अंदर कॉमन एसेट्स फोल्डर के अंदर रखते हैं। यहाँ आप देखोगे गिट कीप नाम का एक फाइल रखा हुआ होता है। बेसिकली क्या होता है, जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है वो ब्लैंक फोल्डर्स को सपोर्ट नहीं करता है और ब्लैंक फोल्डर आपके सर्वर पे मूव नहीं होते। लेकिन समटाइम्स आपको ज़रूरत होती है कि हम ब्लैंक फोल्डर सर्वर पे रखें, तो उसके लिए गिट कीप एक फ़ाइल रखी जाती है कि हम बताते हैं अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम को कि इस फाइल को आप रखो सर्वर पे, जब भी हम कमिट करें तो ये फोल्डर जाए। नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली दो तरह की इन्वायरमेंट फाइल्स होती हैं। एक हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है कि जो सेटिंग्स होती है वो environment.ts के अंदर होता है, और इन्वायरमेंट प्रोड के अंदर प्रोडक्शन की सेटिंग्स होती है। तो कोई भी सेटिंग्स, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि डेवलपमेंट के टाइम पे इमेज आपके इस फोल्डर से है, लेकिन प्रोडक्शन में आप किसी और दूसरे वेबसाइट पे जहाँ आपने डिप्लॉय किया हुआ है इमेज वहाँ से आए, तो वहाँ पे आप ऐसी सेटिंग्स कर सकते हो। और डिपेंडिंग जब आप सर्वर को अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हो सर्वर पे, वो ऑटोमेटिकली वो environment.production की सेटिंग्स उठा लेता है। नेक्स्ट हमारा फैब आइकन है, जो आपके यहाँ पे फैब आइकन में यहाँ पर वो दिख रहा है, ये स्मॉल छोटा सा आइकन दिख रहा है जो है वो फैब आइकन यहाँ पे आ जाता है। index.html मैंने आपको बता दिया है, main.ts बताया है। पॉलीफिल्स का बेसिकली काम क्या होता है कि जो पुराने जो ब्राउजर्स होते हैं उनको जो नए कोड होते हैं वो समझ में नहीं आता है, तो इस गैप को फिल करने के लिए polyfills.ts फाइल का यूज किया जाता है। style.css ये हमारा ग्लोबल CSS है जो पूरे हमारे एंगुलर एप्लीकेशन पे अप्लाई हो जाता है। test.cs अगेन हमारे एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए टेस्ट केसेस बनाने के लिए यूज होता है, और ये बेसिकली रिक्वायर्ड होती है karma.configuration जो मैंने आपको बताया था। तो ये रहा हमारा पूरे एंगुलर एप्लीकेशन। जब हम क्रिएट करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा होता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो क्लियर हुई होगी, और अगली वीडियो में मैं आपको प्रोबेबली कुछ कंसेप्ट एंगुलर वर्सेस एंगुलर JS, उसके बाद फिर एंगुलर का आर्किटेक्चर बताऊंगा, और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल पे हम आएंगे कि एंगुलर के अंदर कंपोनेंट्स हम कैसे बनाते हैं और कंपोनेंट्स एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you. Bye bye.